Good morning, all of you. Welcome to all of you to online classes of class 11th of history. ह्यूमन इवोल्यूशन की स्टोरी हम पढ़ रहे हैं। मानव विकास की कहानी बहुत लंबा विकास है, लाखों लाखों साल पुराना है, मिलियन ईयर्स एगो की कहानी है ये। इसको समझना बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। ये ऑलरेडी हिस्टोरियंस की बात कह चुके हैं आपको। इसलिए हमें इसमें बहुत सारे एक्सपेरिमेंट, बहुत सारे डायग्राम आपकी हेल्प के लिए बनाए गए हैं ताकि आप आदि मानव की कहानी को समझ सकें, क्योंकि बहुत पुरानी कहानी है। आज की बात हम समझ सकते हैं, हर चीज हमारे सामने है, सब कुछ हमारे लिए सिंप्लीफाइड है, सब कुछ हम आंखों से देख रहे हैं, दुनिया हमारे सामने है ना। हम बटन दबाते हैं, सब कुछ हमारे सामने आ जाता है। इसलिए आज के दौर को समझना बहुत ईजी है। आज से 100-200 साल पहले जमाने को समझना भी आसान है, लेकिन हिस्ट्री एंड प्री हिस्टोरिक पीरियड और प्री हिस्टोरिक, ये पीरियड जो है आपका प्री हिस्टोरिक पीरियड है, इसलिए बहुत डिफिकल्ट एग्जैक्ट बताना मुश्किल होता है। इसलिए आप इसको समझें, और इसमें जो भी डिफरेंसेस आ रहे हैं, लाखों लाखों साल लगे एक इंसान को, एक आदि मानव को, एक अजीब से इंसान को, रफ एंड टफ इंसान को एक ढंग के इंसान बनने में, है नहीं। चौपाया था, चौपाई से फिर वो अपराइट हुआ, होमो इरेक्टस कहलाया, 2 पैरों पे चलने वाला जानवर। फिर वो धीरे धीरे, है नहीं, विकास करता गया। इसमें सालों लगे उसको। फिर वो खड़ा हुआ, खड़े होने के बाद उसके जो आगे के लिम्स थे, जो 4 लिम्स कहलाते हैं, उसको उसने एज ए हैंड, बतौर हाथों के रूप में काम में लिया। इन हाथों से वो अपने बच्चों को पकड़ता था, चीजों को, ऑब्जेक्ट को उठाता था, इधर से उधर लेकर जाया करता था। ठीक है, पहले वो चौपाया था तो उसकी जो एनर्जी थी वो चारों हाथ पैरों में डिवाइड थी। अब उसकी जो एनर्जी थी वो डिवाइड हो गई। अब उसकी जो एनर्जी थी वो अब हाथों के थ्रू बहुत से काम वो करता था हाथों से, तो वो एनर्जी डिवाइड हो गई। तो इस तरह से जो 4 लिम्स, जो चौपाए थे, उनसे कहीं अच्छे से वो अपनी एनर्जी को सेव करने लगा, क्योंकि वो हाथों से काम करता था। ठीक है, और 2 पैरों से वो चला करता था। फिर आगे इसमें बताया जाता है, पेज नंबर 11 पे देखें आप। ये साइडों में जो लिखा होता है ना, इसको भी आप पढ़ा करें, डायग्राम को भी पढ़ा करें, इनको भी, इससे आपको नॉलेज मिलेगी। होमिनिड सीख रहा है, होमिनॉइड कौन है आपको समझाया पहले भी। होमिनॉइड्स आर डिफरेंट फ्रॉम मंकीज। ये मंकियों, बंदर से अलग होते हैं। इन्हें नंबर ऑफ, अनेक तरह से ये बंदर से अलग होते हैं। दे हैव ए लार्जर बॉडी, इनकी बॉडी कहीं बड़ी होती है बंदर से। एंड डू नॉट हैव ए टेल, और इनके पूंछ नहीं, इनके दुम नहीं होती, पूंछ नहीं होती। बिसाइड, इसके अलावा देयर इज ए लॉन्गर पीरियड ऑफ इन्फेंट डेवलपमेंट, और इनके जो बच्चे होते हैं उनको छोटे से बड़ा होने में एक लंबा टाइम लगता है, 2 से 3 साल। जैसे इंसान का बच्चा सबसे कमजोर बच्चा होता है, उसको छोटे से बड़ा होने में 2, 3, 4 साल लगते हैं, जब जाके वो दौड़ता है, चलता है। तो ये कहलाता है एंड डिपेंडेंसी। और इसलिए जो बच्चे होते हैं वो काफी टाइम तक, लंबे टाइम तक अपने पेरेंट्स पर डिपेंड होते हैं इन होमिनॉइड्स के अंदर। ये वो होमिनॉइड, वो बंदर फैमिली है जो बंदर तो नहीं है लेकिन बंदर से थोड़ी डिफरेंट है। उसके बाद फिर बताया था ये पकड़, ग्रिप थी, ये आपने पढ़ा इसको आपने। अब पेज नंबर 12 पे आते हैं हम। पेज नंबर 12 में हमने पढ़ा कि उसने अपने आगे के लिम्स को, है ना, इनको पकड़ने, ग्रिप करने में, होल्ड करने में काम में लिया, और अपनी एनर्जी को सेव किया, और पहले से अपने आप को रिफाइंड किया, डेवलप किया इंसान ने। और ओवर टाइम, और एक धीरे धीरे इसमें चेंज आते गए, और ये पत्थरों से औजार बनाता गया, औजार जो होते हैं, और दूर दूर लॉन्ग डिस्टेंस इसने कवर किए, इसने माइग्रेट किया, है ना, निकलता गया। वॉकिंग इंक्रीज, तो मैनी ह्यूमन ऑल्सो, तो इसमें बहुत सारी जो खूबियां थी, जो विशेषताएं थी, वो और डेवलप हुई। मतलब विद द पैसेज ऑफ टाइम देयर वर सर्टेन चेंजेस अकर्ड इन ह्यूमन बीइंग।
एज द टाइम पासेस, एज द टाइम पास, जैसे टाइम पास हुआ इसमें बदलाव आते गए। यही कहलाता है इवोल्यूशन, यही कहलाता है मानव श्रृंखला का विकास, मानव का विकास। इस तरह से वो बढ़ता गया। फिर आप देखिए पेज नंबर 13 पे आप देखिए, ये इन्होंने एक मैकेनिज्म दिया है। इस मैकेनिज्म को आप समझने की कोशिश करें। क्या है ये, आपको यहां समझाया है, आप देखिए इसके अंदर। ये कहता है बाइपेडलिज्म, मतलब दो पैरों पे चलने वाला, जो उनकी कला थी। एनेबल्ड हैंड्स टू बी फ्री फॉर कैरिंग इन फ्रंट। हाँ, जब दो पैरों पे चला तो इसके आगे के पैर फ्री हो गए और वह हाथ बन गए, और उसने इन हाथों से बहुत सारे काम किए, जैसा कि आपको वो करता था और जैसा कि आपको अभी बताया। और इस तरह से उसने अपनी एनर्जी को सेव किया, सिवाय दौड़ने के अलावा, रनिंग के अलावा। रनिंग के अंदर इसकी एनर्जी ज्यादा लगती थी, किसके मुकाबले, एक चौपाई के मुकाबले जो चार पैरों पे चलता है। इसके बाद आता है नेक्स्ट पैरा आता है। इस पैरा को हम लेते हैं जो बताया गया है। अब इस पैरा में क्या बताया गया है, काफी लाखों साल बाद मौसम बदलता है, माहौल बदलता है, और माहौल के साथ साथ फ्लोरा एंड फौना, वेजिटेशन एंड टेम्परेचर, इन दोनों में चेंज आता है। और कौन सा दौर आता है अब, ये दौर है, ये जमाना है आइस एज का। इससे पहले कौन था जो आपने पढ़ा, वो था स्टोन एज। स्टोन एज खत्म होने के बाद आइस एज एंटर होता है। बर्फ दुनिया के अधिकांश पार्ट पर, मैक्सिमम पार्ट ऑफ द अर्थ वाज कवर्ड विद आइस। जब आइस आया तो टेम्परेचर डाउन हुआ, टेम्परेचर रिड्यूस हुआ, टेम्परेचर रिड्यूस हुआ। जितने भी जंगल थे, जो ट्रॉपिकल फॉरेस्ट थे, वो अब किसमें कन्वर्ट हो गए, वो कन्वर्ट हो गए वो कन्वर्ट हो गए ग्रासलैंड के अंदर। अब उन पेड़ों पर, उन ट्रीज पर जो ऑन्थरे ओलिजस, वो जो एप था, वो जो बंदर था जो रहा करता था पेड़ों पे, अब पेड़ नहीं रहे तो वो भी एक्सटिंक्ट हो गए, वो भी लुप्त हो गए। और उनकी जगह पर रिप्लेसमेंट हुआ दूसरे स्पेसीज के, दूसरी प्रजातियों का। जिस तरह से पेड़, फॉरेस्ट रिप्लेस हो गए ग्रासलैंड से, इसी तरह से बहुत सारे जीव जंतु, बहुत सारे मतलब फ्लोरा एंड फौना, वो रिप्लेस हो गए अदर स्पेसीज से, दूसरी जानवरों की प्रजातियों से। फिर हम देखेंगे फिर क्या हुआ, एडवर्टी टू फॉरेस्ट एंड रिप्लेसमेंट। इसके बाद फिर आप देखेंगे पेज नंबर 14 देखते हैं। पेज नंबर 14 पे आता है सेकंड पैरा। फर्स्ट पैरा में वही बात है जो मैंने आपको पहले समझाई है। सेकंड पैरा को देखें, इसके फॉसिल, ये फॉसिल की बात करता है। ये फॉसिल की बात कर रहा है कि जहां जो फॉसिल निकला, तो फॉसिल का नाम इन्होंने वही दे दिया। होता है ना ऐसा कि जो चीज जहां पर मिलती है उसका नाम उससे अटैच कर दिया जाता है। अब कुछ फॉसिल्स, कुछ अवशेष, मानव अवशेष, स्कल्स, खोपड़ियां, हड्डियां जो निकली, जैसे कहां निकली है बता रहा है, निएंडरथल वैली। अब निएंडरथल वैली कहां पर है, जर्मन के अंदर है। हेडलबर्ग जर्मन के अंदर है। वहां जब ये ह्यूमन स्कल्स निकले उस आदि मानव के, तो उन्होंने उनका नाम वही रख दिया गया, तो उसी नाम से यहाँ पर जाने जाते हैं। और ये दोनों यूरोपियन स्कल्स हैं बताया इसके अंदर। इसमें आपको ये बताया गया है, समझाया गया है कि उनको नाम किस तरह से दिया गया। अब हम लेते हैं पेज नंबर 15 पे आते हैं। पेज नंबर 15 पे आइए, देखिए इसमें क्या बताया गया इन्होंने, नेम्स ऑफ, ये यहां पर भी इसने पहले पैरा के अंदर फॉसिल्स के नाम बताए। सेकंड पैरा में आइए, द अर्लीस्ट, यहां भी वही कह रहा है, सबसे पहले जो फॉसिल्स थे उनका नाम कैसे रखा गया, किस लैंग्वेज में वो नाम थे, इसके अंदर वही चीज है, कोई स्पेशल बात नहीं है। अब थर्ड पैरा में आइए, इन जनरल अगर हम कहें, एक आम बात के रूप में कहें तो कंपेयर्ड विद ऑस्ट्रेलोपिथेकस, है ना। अगर हम होमो का कंपेयर ऑस्ट्रेलोपिथेकस से करें तो क्या होगा, हैव ए लार्जर ब्रेन। तो ये जो था ना, इससे पहले ये पता है, ये ऑस्ट्रेलोपिथेकस जो ऐप था, इसका दिमाग बड़ा था, जैसा कि आप सुन चुके हैं। इसके जबड़े बड़े थे, आगे निकले हुए थे, विद रिड्यूस्ड आउटवर्ड प्रोट्रूजन एंड स्मॉलर, और दांत छोटे थे, और एन इंक्रीज इन ब्रेन साइज। इस तरह से यहाँ उसका ये आकार, प्रकार, जबड़ों का आकार, यह यहाँ पर बताया गया है मानव का। पेज नंबर आइए
16 पर आई है। इसमें स्टोरी ऑफ ह्यूमन इवोल्यूशन, ये भी ये फिर वही टॉपिक है, वही टॉपिक चल रहा है आपका अभी। इसमें 3-4 पेज और हैं, तो आपको अब ये कह रहा है कि द इश्यू ऑफ द प्लेस ऑफ ओरिजिन ऑफ मॉडर्न ह्यूमंस, मॉडर्न आधुनिक मानव का ओरिजिन कब हुआ। आज का जो मानव है, 200-300 साल पहले का जो मानव है आधुनिक, उसका उसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई, ये इश्यू बना हुआ है। ये इश्यू आज भी है, ये कहाँ से हुई, हैज बीन डिबेट। इसको काफी हद तक डिबेटेड किया गया है, इसको काफी हद तक इस पर चर्चा हुई है कि पहला इंसान मतलब ओरिजिन कहाँ से हुआ आधुनिक मानव का। टू टोटली डाइवर्जेंट व्यूज, दो बिल्कुल अलग अलग विचार हमारे सामने आए हैं, है ना, फाउंडेड। एक क्या है, एक विचार बताता है, कहता है कि द रीजनल कंटिन्यूटी मॉडल, ये मॉडल दिया हुआ है आपको, इस मॉडल को आपको पहचानना है, इसको समझना है। इसको मैं आपको बाद में और समझा दूंगा। यहाँ पर यह है, इस मॉडल के तहत इन्होंने इसको डिफ्रेंशिएट किया है किस तरह से, मॉडल विद मल्टीपल रीजन्स ऑफ ओरिजिन। द अदर रिप्लेसमेंट मॉडल, ये जो दूसरा है ये रिप्लेसमेंट मॉडल, ये रिप्लेसमेंट है और ये रीजनल है क्षेत्रीय के हिसाब से, और फिर इनकी जगह पर ये इस टाइप तरीके से हुआ अकॉर्डिंग टू द रीजनल। अब इसके बाद ये पूरा इसके बारे में दिया हुआ है। नेक्स्ट पढ़ते हैं, हम थोड़ा सा लेते हैं क्योंकि टाइम शॉर्ट है। और द रिप्लेसमेंट एंड द रीजनल कंटिन्यूटी मॉडल्स, ये आप क्या जाता है, तो ये कंप्लीट यहाँ से यहाँ तक, इसको मैं आपको बाद में समझाऊंगा। अभी अपन थोड़ा सा कुछ पोर्शन इसका अपन ले लेते हैं, पेज नंबर 17 पर। अर्ली ह्यूमंस वेज ऑफ, अब वो आदि मानव अपना खाना कैसे इकट्ठा करता था। आपको मालूम है, ही वाज हंटर एंड ही वाज फूड गैदरर, खाने को इकट्ठा करने वाला था, कलेक्टर था। यहाँ पर यही बताया गया है। सो फार वी हैव बीन कंसिडरिंग द एविडेंस ऑफ स्केलेटन रिमेन्स, अब तक हमने अवशेषों की बात की है, खोपड़ियों की बात की है जो फॉसिल्स के रूप में हमें मिली हैं, एंड सेइंग हाउ दीज हैव बीन यूज्ड, और हमने देखा किस तरह से इनका इस्तेमाल किया गया इतिहास को लिखने में, हिस्ट्रीज को लिखने के अंदर। लोगों की मूवमेंट उस वक्त में, जो भी कुछ कहानी है वो यहाँ पर शॉर्ट में आपको रिपीट की गई है, ठीक है। बट देयर आर अदर्स, लेकिन कुछ बातें और हैं जो आपसे डिस्कस करना जरूरी है। ये ऑथर कहता है आपसे, मोर रूटीन एस्पेक्ट्स ऑफ ह्यूमन लाइफ एज वेल। लेट अस सी, आइए हम देखते हैं कि कौन कौन सी इंसानी जो हैबिट थी, आदतें थी इंसान के अंदर, उस आदि मानव में क्या क्या वो करता था, उसके बारे में। अर्ली ह्यूमंस वुड हैव ऑब्टेन्ड फूड थ्रू ए नंबर ऑफ वेज, अनेक तरीकों से वो आदि मानव अपने खाने को इकट्ठा करता था। नंबर 1 है जैसे कि गैदरिंग, इकट्ठा करना, घूमना और उसको इकट्ठा करना। दूसरा था आपका थ्रू गैदरिंग, उसके बाद हंटिंग, गैदरिंग, फिर हंटिंग करना, शिकार करना, स्कैवेंजिंग, सड़े हुए मांस को, जो डेड बॉडीज है उनको उठाना, उन्हें खा जाना, ठीक है, एंड फिशिंग, और मछली मारना, मछली पकड़ने की। 4 तरीकों से, ये 4 वेज थे जिससे वो क्या करता था, अपना शिकार करता था या अपने खाने को वो ऑब्टेन करता था। और इसके बारे में हम फिर आगे पढ़ेंगे, ठीक है। टाइम इज ओवर, थैंक यू सो मच।